तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, जैसे कि आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि दोस्तों आज की क्लास हम लोग करेंगे दोस्तों कक्षा 10 गणित का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है। ठीक ना। वास्तविक संख्या है इसका दोस्तों हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। ठीक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वास्तविक संख्याओं में। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे जो यहाँ पर लाइट जल रही है, ठीक ना, तो यहाँ पर लाइट का इशू बहुत होता है। मैंने कई बार दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, ठीक, लगभग 20 मिनट आधे घंटे तक मैंने किया, ठीक, लेकिन लाइट बार बार आती जाती रहती है। तो इससे आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक, 2-4 सेकंड बीच में आ जा सकती है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक। क्योंकि मैंने ऐसा तो है नहीं, ठीक ना, यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक। ऐसे डायरेक्ट लाइट है, ठीक, तो आ ही जाएगी, जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा। बीच में 2-4 मिनट का गैप, सॉरी 2-4 सेकंड 5 सेकंड का गैप होगा, बाकी फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना। चलिए, इसीलिए मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक। चलो करते हैं कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 है एंड 1.2। ठीक। आपकी टोटल जो आपका चैप्टर नंबर 1 में 4 प्रश्नावली है। एक है 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ठीक। तो 1.1 एंड 1.2 है, ठीक ना, जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो हमारा चीज है, ठीक, वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी गेन करना बहुत जरूरी है। ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ना, आपके 1.1 में एंड 1.2 में, ठीक, सभी क्या मिलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित मिलेंगे। ठीक। तो चलिए दोस्तों, मैंने कई बार मतलब कि ये वीडियो शूट कर रहा था, तो कई बार लाइट आई गई। ठीक। मैंने इस बार आपकी प्रतिज्ञा ले लिया है कि लगातार चलती रहेगी। ठीक। बीच में आएगा जाएगा, एक आध 2-4-5 सेकंड का गैप होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो चलिए करता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक ना, ये क्या चीज होती है, यानी ये किस बला का नाम है। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक ना। चलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। ठीक। एक बार मैं दोस्तों चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं। चलो भाई, सब कुछ क्लियर है, ठीक ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों। ठीक। तो आप लोग पढ़ते हो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे साल, अगर नहीं पढ़ा तभी जान लीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है दोस्तों आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें क्या, ए क्या है, बी क्या है, क्यू है क्या है, आर क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। ठीक। आप लोग पढ़ते हो क्या दोस्तों, भाज्य बराबर, हिंदी में लिखता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। ठीक ना। तो ये चीज दोस्तों आप लोग पढ़ते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ए का मतलब होता है भाज्य, बी के जगह पर है भाजक, क्यू है भागफल, आर क्या है, शेषफल है। ठीक ना, समझे। चलो फिर से बता देता हूँ, ए हमारा भाज्य, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक ना। एक कंडीशन इसमें और होती है, क्या होता है, जो दोस्तों आर की वैल्यू होती है, यानी जो शेषफल का मान होता है, यहाँ पर मैं लगे हाथ बता देता हूँ, जो शेषफल का मान होता है वो बी से छोटा होता है, यानी हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, और जीरो के बराबर या फिर जीरो के मतलब जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक ना, ये रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर। ठीक। अभी इसके बारे में भी बताता हूँ डिटेल। चलो एक बार सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना। चलिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान चलिए अगर जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मित्रों, 6 से मैं 25 को भाग दे रहा हूँ। ठीक ना। चलो यहाँ पर कर लेता हूँ, 6 से 25 को मैं दोस्तों भाग दे रहा हूँ। ठीक ना, भाग देना तो आपको आ ही रहा होगा। ठीक, इतना छोटा सा काम है, 6 से 25 को भाग दो तो आपको बताया 6 चौकी 24। ठीक है, 4 बार जाएगा। ठीक, 25 में से 24 गया तो एक आया। ठीक, या फिर 5 में से 4 गए, 2 में से जो गया तो शून्य है। ठीक ना, तो एक आया। तो दोस्तों जिस संख्या से आप लोग भाग दे रहे हो, ठीक ना, वो क्या है, भाजक है। ठीक, क्या है ये, भाजक है। जिस संख्या को भाग दे रहे हो, ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 को भाग दे रहे हो, ठीक ना, तो 2 क्या है, भाज्य है, 2 क्या है यहाँ पर, भाज्य है। ठीक ना, क्लियर। तो 2 यहाँ पर भाज्य है, और शेषफल जो आ रहा है ये आपका 1 जो यहाँ पर आया है वो आपका क्या है, शेषफल है। ठीक ना, क्या है, शेषफल है। क्लियर। जो आपका यहाँ पर 4 है वो क्या है, भागफल है। क्या है,
भागफल है। ठीक, यहाँ तक शो हो रहा है कि नहीं, एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ। ठीक ना, दाएं बाएं, चलो क्लियर है। ठीक ना, चलो बताया मैंने क्या, जिस संख्या से आप लोग भाग दे रहे हो, जैसे 6 से यहाँ पर भाग दे रहे हो तो भाजक हुआ, जिस संख्या को भाग लगा रहे हो भाज्य है। ठीक, और जो जितनी बार आप लोग पढ़ रहे हो टेबल पर रहेगा नहीं, 6 चौके 24। ठीक है, 4 बार गया तो यानी ये भागफल हुआ, जो लास्ट में बचा वो क्या हुआ, आपका शेषफल हुआ। ठीक, तो भाज्य को आप किससे डिनोट करते हो, देखिए भाज्य को ए से करते हो ना, इसका मतलब ये जो 25 है यहाँ पर वो ए है। ठीक है ना, ए की जगह पर 25। भाजक क्या होगा, देखिए भाजक यहाँ पर बी है। ठीक ना, बी की जगह पर भाजक हुआ, इसको आप लोग बी से डिनोट करते हो। ठीक ना, शेषफल को आर से करते हो, जैसे यहाँ पर शेषफल है ये आर हुआ। ठीक ना, भागफल क्या होता है, भागफल आपको ये हुआ क्यू। ठीक ना, क्यू क्या है, भागफल है, यहाँ पर क्या है क्यू। ठीक ना, समझे। अगर इस फार्मूला में दोस्तों हम लोग इसको पुट करना चाहे तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह पर रखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रखो, तो ए का मान रखो यहाँ पर क्या है 25 है ना, 25 है, बराबर पी की जगह पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू की जगह पर क्या है, क्यू यहाँ पर भाई ये है भागफल 4 है, इसकी वैल्यू 4 है। ठीक, प्लस शेषफल क्या है 1 है। चलो सॉल्व करो, 25 बराबर दोनों पर छक्कर बराबर आ जाएंगे, यानी ये वाला बराबर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। 6 चौक 24 प्लस 1 25। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि दाएं पक्ष आपकी क्या है बाएं पक्ष के बराबर हो जा रहा है। ठीक ना, 25 बराबर 25 आ रहा है, इसका मतलब यह है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक ना, मैं लिख देता हूँ उसको कलर। ठीक ना भाई, इसके साथ दो खान नहीं करेंगे। ठीक ना, अलग अलग मतलब नहीं करेंगे, एक ब्लैक एंड ब्लू। देखो 25 बराबर 25 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो ये हम लोगों ने भाग लगाया ये पूरा हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक, अगर ये 25 बराबर 28 आ जाता, 25 बराबर 24 आ जाता, कुछ भी आ जाता, ठीक ना, बराबर नहीं आता तो उस कंडीशन में क्या देती है, भाग हमारा सही नहीं है। ठीक, तो इस प्रमेय का दोस्तों यूज करके आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है। ठीक, यानी सही है फिर गलत है, ये चीज आप लोग चेक कर लेते हो। ठीक, चलो हो गई इतना। ठीक, तो ये होता है दोस्तों यूक्लिड भाजन प्रमेय, इतना सा याद करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना, मोटा मोटा इसमें यही चीज है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रिस्ट्रिक्शन जरूर याद करना है। ठीक ना, जैसे इसी पर ये भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक ना, इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जैसे देखो देखो यहाँ पर जीरो, देखिए सबसे पहले आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू 1 आई थी ना, तो यहाँ पर 1 रख देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रेटर लेस देन है, एंड ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक, बी का मान क्या है, देखिए बी का मान यहाँ पर क्या है, एक मिनट, बी का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रखा, बाकी ये 0 है तो जीरो ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सीधा सीधा दिख भी रहा है। देखिए 1 क्या है यहाँ पर छोटा है, 6 से छोटा है ना, मतलब ये जिस तरफ मुंह खोलता है दोस्तों इसका ये हमेशा बड़ा होता है, जिस तरफ ये कॉर्नर होता है वो पॉइंट, मतलब उस तरफ जो संख्या होती है छोटी होती है। ठीक, जिस तरफ खुला 6 बड़ा है, 1 यहाँ पर छोटा है। ठीक, उसी प्रकार से 1 क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा है, या फिर कभी कभी बराबर होता है जब यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो चलो यहाँ पर अप्लाई हो गया, यूक्लिड भाजन प्रमेय के बारे में दोस्तों आप लोग जान गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। ठीक ना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देता हूँ। ठीक ना, इरेज करने के बाद हम लोग पर्सनली 1.4 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ये अपना हो गया है इरेज। ठीक ना, तो इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऊपर इसे लिखा रहने देता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोगों से बात करता हूँ मैं पहले तो एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक ना, एक्सरसाइज क्या है 1.2 है। ठीक, पहला टाइप का जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को दे रखा है वो क्या दिया है, HCF ज्ञात करना। ठीक ना, HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको एकदम फिक्स बोल रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक ना, जो भी मैंने आपको सिखाया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इस प्रमेय का हमें यूज करना है। ठीक ना, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको जो दे रखा है वो क्या है 135 और 225, ये आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, करोगे कैसे, आपको मैंने बताया है ए बराबर क्या बी क्यू धन आर,
ये चीज मैंने बताया था ना आपको। देखिए ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दो संख्या दे रखी है ना, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। जैसे भी मैंने बताया था ए हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक। भाज्य हमेशा बड़ा होता है। जैसे हमारा लोगों ने 7 से 22 को भाग दिया था, तो 22 हमारा क्या था, भाज्य था। भाज्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, नहीं 22 हमेशा क्या था, बड़ा था। वही हमारा क्या था, ए था, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर 225 बड़ा है, ठीक ना। सेम तो हमारा ए की जगह पर क्या होगा, 225। यहाँ पर ए की जगह पर आपको रखो 225। यहाँ पर स्टेप ऑन कर लो, ठीक, स्टेप ऑन कर लो। तो रखो आर दोस्तों में स्टेप जब तक करते जाना, जब तक यहाँ पर शेषफल आर का मान 0 नहीं हो जाएगा, ठीक ना। चलो भी करता हूँ, बताता हूँ, ठीक ना। चलो करते हैं। तो ए की जगह पर 225 रखो, तो हो जाएगा यहाँ पर 225 बराबर क्या, देखो बी है ना, ठीक। तो बी की जगह पर क्या रखो, जो सबसे छोटी संख्या होगी इसमें, तो 135 है। 135 रख दो। अब गुणा लगाओ। क्यों निकालना है, तो क्यू कैसे निकलेगा, जब 135 से 225 को भाग दो तो क्यू का मान निकलेगा वो, ठीक। जैसे यहाँ पर 7 से 22 को भाग दिया था, तो 7 3 21 आया था ना, चाहे 3 बार गया था, तो क्यू का मान 3 आया था, ठीक। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर करना है 135 से, एक मिनट दोस्तों, इसमें मेरे मतलब थोड़ा सा इंक कमी है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक से हम लोग कर लेते हैं। करता हूँ 135 से 225 को भाग दे देता हूँ, ठीक ना। चलो 135 से कम 135 एक ही बार जाएगा, ठीक। डायरेक्ट 5 5 0 हो जाएगा, मतलब 5 5 जगह 0। फिर 22 में से 13 जाएगा, तो 13 7 20 यानी 9 आएगा, ठीक। तो 9 तो यानी एक बार गया, और जो एक बार कितने बार गया, एक बार, तो हमारा ये होगा क्यू की वैल्यू, ठीक। जो शेषफल बच रहा है हमारा आर हो गया, ठीक। क्लियर। तो यहाँ पर रखो, तो क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। प्लस लगाओ, आर की जगह पर शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पर 90, तो यहाँ पर हो गया 90, ठीक ना। तो ये हमारा ए की जगह पर हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा क्यू हुआ, एंड ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आर हुआ, ठीक। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अभी शेषफल 90 बच रहा है, ठीक। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। चलो स्टेप 2 की ओर हम लोग मूव करते हैं। स्टेप टू क्या होगा, चलो स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर भी ए बी क्यू आर चाहिए, ठीक। ए बी क्यू आर चाहिए। तो जो दोस्तों जो स्टेप 1 में बी की जगह पर होगा, वो स्टेप 2 में क्या होगा, ए की जगह पर आएगा। तो यहाँ पर 135 बराबर जो शेषफल यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर बी की जगह पर आएगा 90, ठीक। गुणा, और 90 से फिर से 135 में क्या करो दोस्तों, भाग लगाओ, ठीक। 90 से 135 में भाग दो। तो चलो 90 से क्या करते हैं दोस्तों, 135 में भाग दे देते हैं, ठीक। तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, 2 बार तो एक ही बार जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा 45, ठीक। 5 हो जाएगा, 13 वैसे हो जाएगा, तो 4 45, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, क्यू, एंड ये हमारा क्या हुआ, आर हुआ, ठीक। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ठीक ना, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो क्यू की जगह पर फिर से यहाँ पर 1 निकला है, तो यहाँ पर 1 करो। प्लस आर की जगह पर यहाँ पर 45 है, तो 45 कर दो, ठीक ना। 45 हुआ। अभी भी क्या है, शेषफल 45 बच रहा है, ठीक ना, यानी 45 बच रहा है, 45 बच रहा है। तो अभी भी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी स्टेप नंबर 3 करना है, आपको स्टेप 3 करना है, ठीक ना, जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता है पर। चलो अब ये वाला जो यहाँ पर बी की जगह पर है, ये यहाँ पर स्टेप 3 में ए की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 बराबर ये 45 यहाँ पर बी के काम करेगा, ठीक। फिर अभी 45 से 90 को भाग दो। चलो 45 से 90 को भाग दे देते हैं, तो 45 दूना 90 क्रॉस, ठीक। 0 आ गया यहाँ पर, ठीक ना। कितने बार गया, 2 बार गया, शेषफल यहाँ पर क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक ना। ये हमारा शेषफल 0 हो गया, क्लियर। तो जहां पर आपका शेषफल क्या हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए, ठीक। यहाँ पर शेषफल आपका क्या हो दोस्तों, 0 हो गया, ठीक। जब लास्ट में आपका दोस्तों शेषफल 0 हो जाए, उस कंडीशन में जो लास्ट में बी की वैल्यू होती है, ठीक ना, ये आपका बी की जगह पर है, ठीक। ये ए है, ए बराबर बी, ये क्यू है, ये आर है। तो आर का मान यहाँ पर 0 हुआ, लास्ट में जो बी बचता है, ठीक। तो वही हमारा क्या होता है, शेषफल। तो बी बराबर क्या बचा है, 45, सॉरी शेषफल है, तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक। तो हमारा लास्ट में एचसीएफ क्या निकला, 45। कौन सी संख्या थी, 145, सॉरी 135 और 225 था, ठीक ना। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ क्या, एचसीएफ ऑफ किसका, 135 कोमा 225 कितना निकला, 45, ठीक ना। तो ये हुआ दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल आंसर, ठीक ना। क्लियर। तो इतना हो गया आप लोगों का, ठीक। एक बार देख लेता हूँ दोस्तों, नीचे शो हो रहा है कि नहीं, देखना पड़ता है भाई, ठीक। चलो बराबर एकदम क्लियर, एकदम मस्त दिख रहा है, ठीक, एक नंबर। चलो ये तो आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो, ठीक। सभी चीजें यहाँ पर मैंने बता दिया है। चलिए हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। चलो
135 225 का हुआ, एक इसमें और भी है, ठीक ना। चलिए इसको भी करा देता हूँ, मतलब 3 पार्ट्स है इसमें, और एक पार्ट को छोड़ दूंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पर, ठीक ना। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो उसी प्रकार के होंगे उसी तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैं एक टाइप का बता दे रहा हूँ। चलो सेकंड कर लेते हैं, ठीक। इसमें का सेकंड है एक, क्या दे रखा है, 196 38 220 है, ठीक। क्या है, 196 है, 196 और 38 220 है, ठीक ना। चलो इसको भी करा देता हूँ मैं फटाक से, तेज प्रभाव में। चलो बताया था मैंने क्या यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर चलो करो। तो देखो, जो सबसे बड़ी संख्या है 38 220 सबसे बड़ी है, तो एक ही जगह पर रहेगी, ठीक ना। जैसे कि पहले में किया था, तो बड़ी है तो इसको 38 220 बराबर, जो बी है वो छोटी संख्या है, यहाँ पर 196 तो 196 रख दो, ठीक ना। गुणे लगाओ, यहाँ पर क्यू चाहिए, ठीक ना। तो क्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, एक काम करो, यहाँ पर जब 196 से 38 220 को भाग करोगे तो वहाँ पर क्यू निकलेगा और आर निकलेगा, ठीक ना, जैसे पहले में किया था। तो चलो भाग देते हैं 196 से, किसमें, 38 220 में, ठीक। 38, एक मिनट सर, ये देखो 38 388 लिख दिया मैंने, ठीक ना। अब सही, 38 220 भाग दो। देखो 38 19 दूना 38 380, यानी एक बार जाएगा, एक बार, ठीक ना। इन दोनों में करो, एक बार जाएगा, तो 196 का 196, 12 में से 6 माइनस करो, 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 हुआ, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ले 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाओ तो 8 आएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 186, आप 2 को फिर से उतार लो यहाँ पर, ठीक। चलो अब क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से 9 बार जाना चाहिए, ठीक। तो 9 बार करो, तो 9 को 6 में करो तो 9 6 54 की 4 हासिल आएगा 5, ठीक ना, 5 आया है। फिर 9 9 81 81 5 86 की 6 हासिल आएगा 8, फिर 9 कम 9 और 9 8 17, ठीक, 17 से 64, 12 में से 4 घटाओ तो 8 आया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, 12 में से 4 गया तो 8 आया। उसके बाद यहाँ पर वो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हासिल 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ पर 0, ठीक। तो 900, यहाँ पर 0 को फिर से ले 980, ठीक ना। यहाँ पर एक बार हम लोगों ने 2 को उतारा था, अब यहाँ पर 0 को ले आया हूँ, ठीक ना, क्लियर। अब 196 से 980 में करो तो 5 बार ले जाओ, ठीक, 5 बार, 6 5 30, यहाँ पर 0 लास्ट में मेरे को सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक ना, माइंड में ही। तो 5 बार करोगे तो सीधा सीधा 980 आ जाएगा, ठीक। चेक करके देख सकते हो ये, ठीक, चाहो तो करके देख भी लो। 5 से 6 में करो तो 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, फिर 5 9 45 3 48 के 8 हासिल आएगा 4, 5 एकम 5 4 9, ठीक, 980। तो पूरा 980 में से 980 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक। तो कितनी बार गया, जितनी बार गया 195 बार, तो क्यू हो गया, बाकी शेषफल यहाँ पर आपका 8 सीधा ही निकल गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्यू की वैल्यू क्या आई है, 195, तो यहाँ पर हुआ 195, ठीक ना। एक मिनट भाई, 195 प्लस शेषफल का मान सीधा 0 आ जा रहा है, ठीक। देखो यहाँ पर सीधा एक ही बार में भाई शेषफल का मान 0 आ रहा है, ठीक ना। जब एक ही बार में सीधा शेषफल का मान आ गया 0, तो आपको दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो 196 यहाँ पर दिख रहा है वो, ठीक ना, जो 196 है वही आपको क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि सीधा शेषफल 0 आ गया, नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या, HCF किसका, 196 कामा 38 220, क्या निकला, 196, ठीक, क्लियर, राइट, हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन आपको भारी दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक ना। अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भाग दे लेते हो, ठीक, भाग करना तो जानते ही होंगे, ठीक ना। चलो ये भी हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे मूव कर लेते हैं हम लोग, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब हो गया इसमें का, चलिए भाई इरेज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन को मैं राइट कर देता हूँ, ठीक। दे रखा है, दर्शाइए कि, यहाँ पर सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक। दर्शाइए कि किसी
किसी भी धनात्मक दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कि कोई भी, यहाँ पर दोस्तों किसी भी नहीं, कोई भी, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, ठीक ना, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक, का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक, ये भी दे रखा है भाई लास्ट में, ये जो क्यू दिख रहा है, ठीक ना, ये वाला क्यू, जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक ना, जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक। चलो इसको कर लेते हैं दोस्तों तेजी से, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, कोई भी धनात्मक विषम, धनात्मक हो एंड विषम हो, ठीक ना, सम विषम तो आप लोग जान रहे हो, ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक ना, ये तो जानते ही होगे, सम विषम संख्या है, और क्या हो, धनात्मक हो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक ना। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को यूक्लिड व्यंजन प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक, मैंने बताया था जितने भी क्वेश्चन 1.1 से लेकर 1.2 तक आपको मिलेंगे, सभी के सभी यूक्लिड व्यंजन प्रमेय पर ही बेस्ड है, ठीक ना। चलिए तो चल करो क्या, यूक्लिड, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको समझने का फर्क होगा, ठीक ना, यूक्लिड व्यंजन प्रमेय से, ठीक ना, यूक्लिड व्यंजन प्रमेय से। चलिए प्रमेय क्या बोलता है, आपको मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्रमेय बोलता है ए बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बराबर BQ+R, ठीक ना, ये आपका प्रमेय होता है। यहाँ पर दे रखा है 6q+1, 6q+3, ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, तो ए बराबर क्या कर लो, यहाँ पर देखिए 6q+1 कर लो, तो यहाँ पर क्या हो 6q+1, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q+3, और क्या दे रखा है 6q+5, ठीक ना, ये चीज तो आपको दे ही रखा है, ठीक। तो बी की जगह पर यहाँ पर कुछ 6 दिख रहा है, ठीक, और आर की जगह पर 1 दिख रहा है, फिर दूसरे में देखो बी की जगह पर 6, आर की जगह पर 3, तीसरे में देखो बी की जगह पर 6, आर की जगह पर 5, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो भाजक है, ठीक ना, भाजक है वो तो फिक्स है, 6 है सब में, ठीक ना, फिक्स है 6 है, ठीक। आर जो शेषफल का मान है 1 है, 3 है, 5 है, ठीक, यानी यहाँ पर 1 3 5 में देखो क्या है, सभी विषम है, ठीक ना, 1 3 एंड 5 क्या है, विषम है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, जो हमारा ए संख्या दे रखी है, ठीक, वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, समझे कि नहीं। और एक बात और है, मैंने एक इसमें रिस्ट्रिक्शन बताया था, रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। जो रिस्ट्रिक्शन होता है दोस्तों, आर की जो वैल्यू होती है बी से छोटा होता है, या फिर कभी कभी आर का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, ठीक, ये मैंने बताया था दोस्तों आपको रिस्ट्रिक्शन, ठीक ना। थोड़ा सा कंपेयर कर लो, कंपेयर करो, देखिए कंपेयर करने पर आपको मिलेगा क्या, चलो देखिए तुलना करने पर देखिए बी का मान 6 है, तो यहाँ पर बी की जगह पर 6 रखो, तो आर हो जाएगा 6, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। यानी जो आर की वैल्यू होगी दोस्तों, आर की वैल्यू क्या होगी, 6 से छोटा होगा, ठीक ना, ठीक, 6 से कम होगी, और 0 के बराबर या फिर 0 से बढ़ेगी, तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 1 है, ठीक, यानी 0 से बड़ी है, ठीक ना, 0 से बड़ी 1 3 एंड 5 दे रखा है, और 6 से कम है, यानी 6 के अंदर ही तो 5 आता है, ठीक ना। चलो तो यहाँ पर दे रखा है, जब देखिए 1 3 5 हमसे बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रॉपर लैंग्वेज में, ए कोई धनात्मक, ए कोई धनात्मक विषम, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक ना, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब ए हमारा क्या है दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर देखो
आर का मान भी क्या है 1 है 3 है 5 है, तो आर का मान भी तो विषम है। देखो देखो, जब ए हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ठीक ना, यानी जो ए की वैल्यू 6q+1 है सब क्या है विषम है, 6q+1 विषम है, 6q+3 विषम है, 6q+5 ये भी क्या है विषम है, ठीक ना। तो शेषफल का मान भी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों विषम होगा, क्योंकि 1 3 5 तो ये भी तो भाई विषम ही है, ठीक ना, सम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो शेषफल यहाँ पर आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो शेषफल आर का मान भी विषम होगा। तो शेषफल आर का मान भी विषम होगा, ठीक, विषम होगा अर्थात एक मिनट थोड़ा सा भाई इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक, अर्थात आर बराबर 1 3 5, ठीक ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 3 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि विषम है, ठीक, जब ए विषम है तो शेषफल आर का मान भी विषम होगा, जाहिर सी बात है 1 3 5 होगा, इसी मैंने आपको समझा दिया। तो क्या होगा आर 1 3 5 होगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग लगाओगे, यहाँ पर बोला था दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है लास्ट में अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, यहाँ पर लिख देना लास्ट में आपको, ठीक ना, एक मिनट, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, ठीक, अतः यूक्लिड विभाजन ठीक, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है BQ+R होता है, ठीक। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक ना, b की वैल्यू क्या है 6 है, जो कि क्या है फिक्स है, और सटीक बैठ जा रहा है, b की वैल्यू फिक्स है जो कि क्या है फिक्स 6 है, ठीक, माइनस है, ठीक। देखिए b की वैल्यू यहाँ से तुलना करोगे तो b बराबर क्या है 6 तो दे ही रखा है, ठीक ना, दिख रहा है। चलो तो यहाँ पर करो क्या, एक बार b बराबर 6 रखो और r का मान क्या रख दो, r बराबर क्या रखो, एक बार 1 रखो, ठीक, तो r बराबर 1 रखो, एक बार r बराबर 2 रख देना, एक सॉरी 2 नहीं 3 रखना है भाई, विषम रखना है, ठीक, क्योंकि आगे बराबर वैल्यू इतनी ही ले सकते हो, बाकी इससे ज्यादा आगे नहीं ले सकते हो, ठीक। एक बार 1 एक बार 3 एक बार r की वैल्यू 5, चलो रख दो। तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, b की वैल्यू 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, b की जगह पर 6, उसके बाद q प्लस r की जगह पर 1 रखना है, ठीक ना, यहाँ पर r की जगह पर 1, तो 6q+1 है, ठीक। दूसरी बार रखो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, r की जगह पर क्या रखना है 3, 6q+3, ठीक। एक बार रखो a बराबर हो जाएगा 6q, r की जगह पर 5, ठीक 5। तो ये तो आपको प्रूव करना था, ठीक ना। तो a बराबर क्या हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 हुआ, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का हो जाता है, ठीक, जहाँ q क्या है कोई इंटीजर है, q कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक। तो क्या दोस्तों यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर मतलब विषम क्या हुआ आप लोग समझे कि नहीं, नहीं समझे। विषम इसलिए हुआ, जैसे देखो अगर यहाँ पर r की जगह पर समझो अगर सम ले लेते हो, ठीक, यहाँ पर अगर 1 मत लो, अगर 0 ले लो, ठीक, r की जगह पर अगर यहाँ पर 0 ले लेते हो तो 6q+0 इसका मतलब क्या है 6q है, ठीक। 6q क्या हुआ 6q यहाँ पर दोस्तों लोगों का सम हो गया, ठीक, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन के विरुद्ध है, विपरीत है भाई। यहाँ पर बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक, आप लोगों ने सम ले लिया, ठीक ना, सम पूर्णांक ले लिया तो सम पूर्णांक तो नहीं चलेगा, ठीक, इसलिए यहाँ पर r की वैल्यू 135 हमको लेनी है, ठीक, क्लियर। तो आप लोग देख लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। बाकी एक बार मैं स्क्रीन में देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं, ठीक, सब कुछ भाई क्लियर है, एक नंबर शो हो रहा है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगी ऐसा है मुझको। एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों और इम्पोर्टेंट है, उसको करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक। चलो इसको कराकर एक क्वेश्चन और बच रहा है यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक ना। चलो अभी एक्सरसाइज 1.1 1.2 इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक। बाकी 1.3 एंड 1.4 में लगभग सेम ही पैटर्न से चलेगा सारे क्वेश्चन, ठीक। अभी आएगा बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक, लगभग 1 1.5 घंटे में आपका पूरा निपट जाने वाला है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना आपको।
चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक। बगल में बुक मैंने दोस्तों रखा है, ऐसा मत सोचिएगा बगल से नकल कर कर, ठीक, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार हमारा क्या है, थर्ड है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, दिया क्या है दोस्तों, हमको दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। देखो यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बात कर रहा है, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m+1 या 9m+8, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक ना। क्लियर, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर कट शब्दों में लिख दिया, ठीक ना। बाकी चलिए करते हैं इसको, सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ठीक। कराता हूँ। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर सबसे पहले आपको क्या बोलता है, ए बराबर क्या होता है, BQ+R, ठीक। ये चीज तो आपके दिमाग में मैंने कई बार लिखा, ठीक, सभी क्वेश्चन में लिखते आ रहा हूँ। ए बराबर BQ+R यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, भाई घन की बात कर रहा है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है, ठीक। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो आपको बताया मैंने ए बराबर BQ+R, ठीक। तो सबसे पहले आपको 9m लाना है, ठीक ना। तो चलो यहाँ पर ए बराबर कर लेता हूँ मैं, ए बराबर क्या, चलो यहाँ पर क्या हुआ, 9m हुआ, ठीक ना, 9m हुआ, ठीक। तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले m को हटा दो, ठीक ना। 9m तो है ही, प्लस r का मान समझो यहाँ पर 0 है, ठीक। तभी तो 9m में 0 जोड़ोगे तो केवल 9m बचेगा, ठीक। यहाँ पर a बराबर क्या रख दो, m को हटाकर 9q रख दो, ठीक ना। क्या रख दो, 9q रख दो, ठीक। एक मिनट, क्या रख दो, 9q, ठीक ना। a बराबर मैंने बताया क्या, इसको हटाकर 9q रख दो, ठीक। उसके बाद बोला किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक का घन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोस्तों जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, 9q एंड a, इसका हमें घन करना पड़ेगा, ठीक। घन की बात कर रहा है यहाँ पर, घन की, इसे समझिएगा, ठीक। तो यहाँ पर घन कर दो, तो दोनों पक्षों का घन करने पे, ठीक। चलो दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन कर लो। चलो ए का करो, तो ए का करो तो ए का क्यूब बराबर 9, यहाँ पर क्यू का क्यूब, ठीक। तो ए का क्यूब बराबर आ जाएगा 9 का क्यूब करो, तो देखिए 9 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 9 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 9 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये तो हुआ। तो एक काम करो, 9 को इधर रखो, बाकी 9 9 81 कर लो, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिखता हूँ 9, और क्यू का क्यूब मतलब क्यू का क्यूब ही रहेगा, इसे कर लो 9 गुणा 81, एक मिनट, 9 गुणा 81, और क्यू का क्यूब मतलब क्यू का क्यूब ही रहेगा, ठीक ना। तो देखिए 9 गुणा 81 मैंने लिख दिया, और क्यू का क्यूब तो भाई क्यू का क्यूब ही रहेगा, ठीक। चलो दोस्तों जो आपका आया है यहाँ पर, यहीं पर सब समझने वाली बात है। आप क्या करो, यहाँ पर जो 81 क्यूब है ना, 81 क्यूब को क्या करो, एक माना, ठीक, एक मिनट, माना 81 क्यूब बराबर m, ये मेन बात है यहाँ पर, ठीक ना। या फिर m बराबर 81 क्यूब, ये भी लिख सकते हो, ठीक। या फिर ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो आप लोग। माना 81 क्यूब बराबर m, क्योंकि आपको लाना है 9m लाना है, ठीक। यहाँ पर देखो 9m लाना है, ठीक। तो माना 81 क्यूब बराबर m, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर क्या है, 9m, ये देखो
यही तो आपको प्रूव करना था। यूक्लिड वाले प्रमेय का प्रयोग करके यही तो हमको दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। तो देखिए पहले तो आ गया 9m आ गया, ठीक, क्लियर। 9m तो आपको आप लोगों ने यहाँ पर ला दिया। अब 9m+1 लाना है आपको यहाँ पर, ठीक ना। चलो 9m+1 कैसे आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। हर बार जहाँ पर एक क्यूब रहेगा कुछ इसी प्रकार से मैं करूंगा, ठीक ना, यानी जहाँ पर 9 क्यूब रहेगा, ठीक। चलो ये हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग करते हैं, नहीं तो एक मिनट यहाँ पर सेम कलर हो जाएगा। थोड़ा सा कलर में भी वैल्यू डिफरेंस करना जरूरी है, ठीक, ताकि क्वेश्चंस का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक। नीचे भी कर सकते हैं, आपको से होगा बराबर, ठीक। चलो करते हैं आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। चलो अब क्या है, आपको 9m तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया। अब क्या है, a बराबर क्या करो BQ+R होता है, ठीक ना। ये आपका यूक्लिड प्रमेय होता है। अब 9m+1 लाना है, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह पर तो 9 फिक्स है, यहाँ पर m को हटा दो, यहाँ पर q ले लो, 9q हो जाएगा, ठीक। प्लस r की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही कर लो, ठीक ना। 9q+1 हो गया, ठीक। अब फिर इसमें भी करना पड़ेगा घन, तो दोनों पक्षों का घन करो तो a का यहाँ पर हो जाएगा घन, a³ बराबर 9q+1 का क्यूब, ठीक। ये वाला मैं दोस्तों करा दे रहा हूँ। 9m+8 आप खुद कर लेंगे, ठीक ना। इतना सक्षम हो जाएंगे अगर इसको देख लेते हो, 9m+1 वाला अगर देख लेते हो, ठीक ना, खुद से कर लोगे भाई, ठीक। चलो फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना सॉरी, आपको दोस्तों फार्मूला पता होना जरूरी है, a+b का क्यूब का, ठीक ना, a+b का होल क्यूब का फार्मूला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a+b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला पता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट ऑफ a+b। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, a³ + b³ + 3ab का अंदर में गुणा करा दो तो 3ab का a में करा दो तो हो जाएगा, a का a में होगा तो 3a² प्लस फिर उसके बाद b में करा दो तो b का b में तो 3b²a, ठीक है। फिर 3ab² कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक। तो मैं यूज करूंगा इस फॉर्मेट में, ठीक ना, इस फॉर्मेट में मैं यूज करूंगा यहाँ पर। चलो तो a³ बराबर आ जाएगा दोस्तों के यहाँ पर 9q, ठीक। तो 9q मतलब क्या हुआ, a+b का क्यूब करना है तो a की जगह पर 9q है तो a³ होगा तो 9q का क्यूब, ठीक। तो 9q का क्यूब प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a²b तो 3 करो, a की जगह पर 9q है तो 9q का स्क्वायर करना है आपको, और b का मान 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, ठीक। प्लस 3b² है, 3b² तो b की जगह पर 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, ठीक। तो या फिर 1 का स्क्वायर कर ही देता हूँ इंटू a की जगह पर 9q है तो यहाँ पर हो जाएगा 9q, ठीक ना मित्रों, 9q फार्मूला में रख दिया। चलो सॉल्व करो, a³ बराबर क्या जाएगा, ठीक। a³ बराबर आएगा 9q का क्यूब करो, तो इसको मैंने दोस्तों जैसे यहाँ पर किया था 9q का क्यूब किया था तो 9 × 81 क्यूब लिख दिया था ना, सेम वही काम यहाँ पर करूंगा, 9 × 81, एक मिनट भाई, 81 क्यूब लिख देता हूँ, ठीक। प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3। देखो यहाँ पर भी एक काम करो, जैसे यहाँ पर दे रखा है 9q², ठीक। 9q का स्क्वायर करोगे तो 81q² आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करो, यहाँ पर 9 × 9 होता है, ठीक ना। तो एक काम करो यहाँ पर, चाहे देखो 3q², यहाँ पर मैं समझा देता हूँ पहले आपको, क्या 3 × 9q² होता है, ठीक ना। तो 9q² को क्या लिख सकते, 3 × 9 × 9 9 × 9 × q² लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं। 9 को 2 बार लिख दिया, क्यू का स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया, चाहे क्यू गुणा क्यू लिखता तब भी q² आता, ठीक। तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 27 × 9 × q², ठीक ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 27 q² को लिख दो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 9 को आगे लिख दो गुणा 27 q², ठीक। ये है मेरे कहने का मतलब, ठीक ना, इस प्रकार से लिख दो, ठीक। प्लस कर दो, अब देखो 1 का स्क्वायर तो बनाए कोई मतलब नहीं है, 9 × 3 = 27 क्यूब, ठीक। तो इसको ऐसे लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 × 3 का क्यू में मल्टीप्लाई करो 3q आ जाएगा, ठीक। चलो जहां जहां क्यू है वहां वहां उसको सबको एक तरफ रख लो, ठीक। a³ बराबर आएगा 9 × 81, 9 × 81 q³ प्लस 9 × 27 q² प्लस 9 × 3q प्लस
1 है ना, तो यहाँ पर +1 को एक ही जगह पर रखो, ठीक है, बाहर कर दो, इधर कर दो, ठीक। अब एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ठीक। इसमें 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, 9 कॉमन ले लो, ठीक। सब में है तो कॉमन हो जाएगा, सीधे सीधी बात है, नहीं उभयनिष्ठ ले लो, तो 9 को उभयनिष्ठ लोगे तो आएगा क्या, 9 यहाँ से हट गया, केवल बचा 81 क्यू क्यू, ठीक। यहाँ से भी 9 हट गया तो केवल क्या बचा, 27 क्यू स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से भी 9 हट गया तो यहाँ पर 3 क्यू बचा, ठीक ना। प्लस में 1 बचा है तो प्लस में 1 करो, ठीक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, चेक कर लेता हूँ, जो दोस्तों यहाँ पर इतना चीज आ रहा है, ठीक ना, इतना पोर्शन आ रहा है यहाँ पर, आपको इसको दोस्तों करना क्या है, सीधी सी बात है, इसको m के बराबर मान लेना है, ठीक ना। मान लेना है, माना यहाँ पर लिख दो मतलब लिख देना अपने पास से, माना m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक। लिख देना, मैं नहीं लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है, ठीक है, या फिर चलो लिख ही देता हूँ भाई, माना m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक। चलो अब इसके जगह पर m रख दो, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a क्यूब बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1, तो दे ही रखा था 9m प्लस 1, ठीक। देखो आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो a क्यूब का घन किसके रूप का हुआ, 9m प्लस 1 के रूप का हुआ, ठीक ना। देखिए घन यहाँ पर भी a क्यूब का घन हो रहा था, यहाँ पर भी घन 9m या फिर 9m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर 9m प्लस 8 वाला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक। आपको खुद करना है, जहाँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो 1 था ना, 1 की जगह पर 8 रखना है, तो सीधा यहाँ पर 1 की जगह पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 की जगह पर 8 होगा, यहाँ पर भी 8, ठीक। तो सीधा फार्मूला में रखना, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। जो होगा क्यू क्यू को एक जगह रख देना, बाकी जो यहाँ पर जिसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक ना, यानी जिसमें क्यू से मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा उसको बाहर रखना, जैसे यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई क्यू से नहीं हुआ था, इसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक। इसी प्रकार से करना, 9m प्लस 8 वाला दोस्तों आ जाएगा, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। और एक बार पीछे से देख लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ठीक ना। चलो भाई एकदम क्लियर है, ठीक ना। एकदम बढ़िया से दिख रहा है, ठीक। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1.1 दोस्तों यहाँ पर आपको खत्म हुआ, ठीक। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने 3 टाइप के बताए, HCF LCM वाला बताया, धनात्मक विषम पूर्णांक वाला बताया, एंड ये 9m प्लस 1 बताया, ठीक, यानी पूर्णांक का घन वाला बता दिया, ठीक। 3 ही प्रकार के दोस्तों इसमें क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, ठीक। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने चल रही है, ठीक ना। दिल थाम कर बैठिएगा, जरूरी एक्सरसाइज जो भी है भाई, ठीक। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक ना। चलो करते हैं उसको भी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक ना, एक्सरसाइज 1.2। चलो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी कराऊंगा, ठीक ना, ज़्यादा इधर उधर वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। यहाँ पर बुक मैंने रखी है, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखिए ये बुक मैंने लिया है, ठीक, इसी से देख रहा हूँ, ठीक। चलो बुक साइड करता हूँ, 1.2 ओपन करता हूँ, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दोस्तों, पहला यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक ना, पहले का फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर पहला है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक ना, यानी कि जो आपका फैक्टर के रूप में आपको व्यक्त करना, फैक्टर करके यानी अभाज्य गुणनखंड के मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक ना। चलो करता हूँ, पहला क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों 140, ठीक ना, 140 दे रखा है। इसका दोस्तों पहले अभाज्य गुणनफल करना है, फिर जो आएगा उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक। चलिए करता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, बताने से कोई फायदा नहीं है। 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनफल कर लो, ठीक ना, कैसे होता है इस प्रकार से होता है, ठीक। आप लोग लासा मासा निकालने तो जानते ही होंगे, ठीक, तो लासा इसको निकाल लो। चलो कैसे निकलेगा, 140 में पहले काटो, ठीक। आपको पता है पीछे अगर सम संख्या होती है तो 2 4 6 8 से कटती है, विषम होती है तो 3 6 मतलब 3 5 7 9, ठीक, इस प्रकार से कटती है अगर विषम होती है। अब लास्ट में 5 होता है तो 5 से ही कटती है, ठीक। इस यहाँ पर 0 है तो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटो, फिर 2 7 14, ठीक ना, 7 बार गया, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो तो 14 आएगा, फिर 2 0 में 0 0 आ गया, ठीक ना, यानी 0 को ऐसे उतार लो, इसमें होगा ही नहीं। फिर 2 से काटो फिर से, क्योंकि बीच में पीछे 0 है तो 2 से जाहिर सी बात है कट जाएगा। 7 में पढ़ा तो 2 3 6 होता है, ठीक ना, 2 3 6, एक बचा, 7 में एक बचे है ना, तो एक यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल मान लेते हैं, लिखते नहीं है,
तो एक आया था यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक ना, 35 है। लास्ट में देखो दोस्तों यहाँ पर 5 आए ना, 5 है, इसका मतलब क्या है, ये विषम हो गया, ठीक, विषम हो गया, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटो, 5 सत्ते 35, ठीक। अब ये 7 आया तो 7 से काट दो, 7 एकम 7, ठीक। तो यहाँ पर 140 का दोस्तों क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक ना। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड हो गया, उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक। गुणनफल के रूप में करो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या हुआ, 5 गुणे 7 हो गया, ठीक। 140 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। या फिर इसको इस प्रकार से लिखते हो, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दो, गुणे 5 कर दो, गुणे 7 कर दो, ठीक ना। इस प्रकार से भी आपका हो सकता है, ठीक। 140 बराबर, ठीक ना, ये भी लिख सकते, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है, इसको करना कुछ नहीं है, बहुत हलवा है, ठीक। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब इसमें यही दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दिया है आपका, मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर हमसे कह रहा है HCF एलसीएम निकालना है, ठीक। उसके बाद दर्शाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि 510 और 92, ठीक ना। एक है सबसे पहले इसमें 2691, ठीक। 2691 बहुत सरल है मेरे हिसाब से, उसको खुद कर लेना। दूसरा मैं ले रहा हूँ 510 और 92, ठीक। 510 और 92, 510 और 92, ठीक ना। इसमें दोस्तों क्या करना है, HCF और LCM दोनों चीज निकालनी है, ठीक ना। इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हो, इसमें यूक्लिडियन प्रमेय का यूज नहीं करना है, ठीक। जिस मेथड को आप लोग जानते हैं उसी मेथड का आप लोगों को यूज करना है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए यूज करते हैं, देखिए होगा क्या। सबसे पहले 510 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लो यहाँ पर, ठीक ना। 510 का अभाज्य गुणनखंड करो, देखो कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, इस साइड में कर रहा हूँ, ठीक ना। आपको शो हो रहा है कि नहीं पता नहीं, हो रहा होगा ऐसा मेरे को आशा है। 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक। 2 से काटो, बीच पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 5 11 2 पंचे 10, ठीक। 1 11 फिर से 2 पंचे 10, तो 255 आया, ठीक। क्लियर है। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटो, 5 25, ठीक। फिर 5 एकम 5, ठीक ना, 51 आया। फिर काटो 3 से, 17 51, ठीक। फिर 70 से काट दो लास्ट में, तो 1 मिनट, थोड़ा लंबा लंबा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 17 एकम 17, एक बार गया, ठीक। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 निकला, ठीक ना। चलो अब कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 92 का गुणनखंड, ठीक। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते क्या है, 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। जैसा कि 510 किया जैसे हम लोगों ने, सेम उसी प्रकार से करते हैं। तो 92 का कर लो, चलो करो। तो चलो 2 से पहले काटो, तो 2 चौके 8, ठीक ना, 2 चौक 8, 1 9 तो 12 आ जाएगा, ठीक। आगे जाएगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलो 46 निकला, 46 को फिर 2 से काटो, ठीक। फिर 2 दूना 4, 2 23 है, ठीक ना। लास्ट में 23 है, 23 क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। तो 23 एकम 23 आ जाएगा, ठीक। तो मोटा मोटा यहाँ पर आपको करना है क्या दोस्तों, HCF एंड LCM निकालना है, ठीक। और बाद में चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है, ठीक। तो चलो यहाँ पर 510 का अभाज्य गुणनफल क्या निकला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या निकला है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 3 गुणे 17, ठीक ना, ठीक। क्लियर, ये मैंने सही किया था कि नहीं, 2 दूना 4 2 23 ठीक, 23 दूना 46 और 2 चौक 8 1 9, ठीक, 12 2 6 12, ठीक ना, सही है। चलो फिर अब 92 का क्या आया है, 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। चलो दोस्तों अब इसमें देखो HCF क्या होता है दोस्तों, हाइयर कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। हाइयर कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोस्तों क्या है, वो संख्या का होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ठीक। देखो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, ठीक। तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, HCF बराबर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक। HCF क्या निकला, 2 निकला आप लोगों का, ठीक। अब LCM निकालना है, ठीक ना। अब देखिए तो 2 दिख रहा था, बाकी यहाँ पर 5 है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक। 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर नहीं है, ठीक। इसका मतलब केवल 2 ही कॉमन रहा था, अगर कोई और होता तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाता वो चीज़, ठीक। अब LCM की बात कर लो, ठीक। LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो HCF 2 निकला है ना, उसको 2 को एक बार लिख लो यहाँ पर,
बाकी इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हमारा मूल मतलब ये निकला था, इसको तो मैंने यहाँ पर रख लिया। बाकी सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, ठीक, 15 गुणे ये 17 है, बाकी 23 दूना 46, ठीक। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर डालो दोस्तों, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो HCF गुणा LCM, ठीक, HCF गुणा LCM बराबर ये चीज निकल गया, ठीक। अब आपको एक चीज और बोला था, HCF और LCM तो आपको निकल गया यहाँ पर, ठीक ना। HCF 3 निकला है, LCM इसका आप सब आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, नहीं तो एक बार मैं बता भी देता हूँ मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा क्या, ठीक ना। ये बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक। मल्टीप्लाई करने में क्या टाइम खर्च करना भाई, ठीक ना। आपका क्या है यहाँ पर, मैं कर ही देता हूँ, ठीक ना। 15 गुना दोस्तों क्या हो जाएगा 30, 17 का अच्छा में करो, ठीक। फिर उसके बाद 17 गुणा 46, ठीक। चलो 17 जीरो में जीरो, 17 ते 51, 510 गुणा 46, ठीक। तो 510 गुणा 46, 6 जीरो में जीरो, 6 6 पंच 30, फिर जीरो, फिर 4, फिर 20, ठीक। 0 6 4 3 2, ये निकला 23,460, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा दोस्तों आपका 23,460, ये आपका एलसीएम हुआ, आपका क्या हुआ HCF हुआ, ठीक। इसके बाद और एक चीज बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आपको लाना है, ठीक। तो दो संख्याएं कौन सी, जो आपकी दो संख्या है, ठीक, इन दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 510 और 92 का गुणा, ठीक। तो 510 गुणे 92 बराबर आपको HCF गुणा LCM लाना है, ठीक ना। तो 510 और 92 का गुणा करो, या फिर ऐसे ही रखने दो, ठीक ना। 510 गुणे 92 बराबर HCF क्या आया था 2 आया था, तो यहाँ पर 2 लिखो, गुणे LCM क्या आया था, LCM को इसको सीधा वैल्यू में मत रखो, LCM आपका आया था यहाँ पर क्या 510 गुणे 46, ठीक। इस चीज को रोक दो, 510 गुणे 46, ठीक। चलो देखो 510 यहाँ पर भी है, 510 यहाँ पर भी है, कट गया, ठीक ना। देखो 2 से काटो इसको तो ये आएगा 46, ठीक। 46 यहाँ पर भी है, 46 यहाँ पर भी, ठीक ना। सब आपस में काटा कूटी कर लिए, ठीक ना। सब आपस में क्या किया, काटा कूटी कर लिया, यानी कट गए। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक। इस मतलब एक यहाँ पर 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, ठीक। आपस में क्या है बराबर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। इस प्रकार से होता है कि दो संख्या को गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को HCF और LCM निकालना जानना चाहिए, ठीक ना, दो संख्याओं का। बाकी अगर इसमें 3 संख्या होती, मान लो अगर 36 होती, तो 36 का भाज्य गुणनफल करते, ठीक। फिर 510 में, 92 में, और यहाँ पर 36 में, ठीक। इसका भी आया था क्या, मान लो अगर 36 का क्या था 2 गुणे 9, ठीक, 9 दूना 18, और 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक। उसके बाद 9 को भी आप लोग तोड़ लो थोड़ा, 3 × 3 कर लो, ठीक। ऐसे कर लो, 3 दूना 6, 3 18 दूना 36, ठीक। तो देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन था, यहाँ पर भी 2 कॉमन था, यहाँ पर तो HCF 2 हो जाता, ठीक। ठीक 2 हुआ, उसके बाद 3 यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 23 था, ठीक। तो इसमें भी क्या HCF 2 होता, ठीक ना। अगर यहाँ पर 23 जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अगर 23 होता है, यहाँ पर भी 23, तो 23 गुणा 2 तो 46 रहता, ठीक। तो 3 संख्याओं का भी आपको जानना जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 संख्याओं वाला भी दे रखा है, ठीक। तो चलो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में यानी आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, तो कर लोगे, ठीक ना। चलो मैं आगे मूव करता हूँ फटाक से, क्योंकि टाइम दोस्तों काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक ना, काफी ज्यादा टाइम लग चुका है यहाँ पर, ठीक। अभी एक दो प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक ना। एक दो मॉडल के बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलो उनको भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं फटाक से। सबसे पहले 1.2 का ये भी करेंगे। देखिए एक सवाल दोस्तों आपके उसमें दे रखा है बुक में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक वाला, एक मिनट मार्कर। चलो एक सवाल दोस्तों आपकी बुक में दे रखा है HCF, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कई बार एग्जाम्स में आया है। HCF 306 गुण सॉरी कामा 657 बराबर क्या दे रखा है 9 दिया है, ठीक ना, 9 दिया है। तो आपको LCM किसका निकालना है 306 कामा 657 का, ठीक। आपको LCM ज्ञात करना है, ठीक ना, LCM निकालना है।
ठीक। तो इस प्रकार का सवाल आपको उसमें दे रखा है बुक में। कैसे करोगे आप लोग, देखो आपको मैंने भी बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दो संख्याओं क्या गुणनफल। बोलते बोलते दोस्तों एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक ना। गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक। दो संख्याएं कौन सी है, 306 और 457 दे रखा है, और इसका HCF भी हमको 9 दे रखा है, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणा करो, क्या है 306 गुणे 657, ठीक, बराबर। देखिए हमको HCF दे रखा है 306 और 657 में कितना दिया है, 9 दिया, ठीक ना। HCF हमें दिया है 9 गुणे हमें, देखिए LCM 306 और 657 का हमें निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पर गुणा LCM है, तो LCM को LCM या फिर LCM लिख लो, ठीक ना, बेटर रहेगा। चलो LCM को LCM लिखो, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, इस सभी इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 306 गुणे 657 और इधर आ जाएगा बटे 9, ठीक, बराबर LCM के, है कि नहीं। यहाँ पर केवल क्या बचा, LCM बचा, ठीक। 9 से काट दो, 3 3 का 9, 3 1 3, 3 0 0, 3 दूना 6, ठीक। फिर काटो 3 से तो आएगा क्या, इसको काट दो, ठीक। 3 दूना 6, 5 को काटो, 3 1 3, 2 5 27, 3 9 27, ठीक ना। तो LCM बराबर क्या निकला आपका, LCM बराबर 102 गुणा 219, 102 गुणा 219, ठीक ना, 219। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो LCM इतना निकलेगा, और HCF आपका क्या निकला है दोस्तों, यहाँ पर 9 तो दे ही रखा था, ठीक। तो यहाँ से अगर आपको LCM बोलता है HCF देकर तो निकाल सकते हो, अगर LCM देकर, ठीक ना, अगर LCM इतना दिया होता, HCF पूछता, तो तभी इस फार्मूला का यूज करते, LCM की जगह पर LCM की वैल्यू रख देते, उसके बाद HCF आपका निकल जाएगा, ठीक ना। देख लो इसको कैसे मैंने किया है, यहाँ पर कराया है, ठीक ना। तो चलो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आता है तो कर लोगे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है, ठीक। चलिए हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक। अब काफी छोटा छोटा मॉडल दिखेगा, ठीक ना, क्योंकि भारी क्वेश्चन अभी आया, अभी एक आध मॉडल का आएगा भारी वाला क्वेश्चन, ठीक ना, भारी वाला टाइप का। चलो अब कराता हूँ मैं। एक दोस्तों आपका क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। एक दे रखा है, अगर देखिए दिया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक। हमें मतलब जांच करना है कि जो 6 की पावर दोस्तों क्या है, 6 की पावर n है, ठीक ना, 6 की पावर n है, ये 0 पर समाप्त होगी, ठीक। इसमें इसमें बस केवल थ्योरी है, ठीक ना, इसको समझ देना है। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ आसानी से, ठीक ना। कह रहा है कि 6 की पावर n, ठीक, जांच करना है आपको, ठीक। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, जांच कीजिए, जांच कीजिए 6 की पावर n संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ठीक, यानी समाप्त होगी कि नहीं, ठीक। चलो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, ठीक, जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, काफी गौर से सुनिएगा इस बात को, ठीक। इसी में पूरा रस है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करने पर वो क्या होती हैं, 2 × 5 के रूप की आती है, मतलब उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या मैंने बताया, क्या होता है 2 × 5 और ऊपर क्या है n होता है, ठीक। ये संख्या क्या होती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक। ये संख्या क्या है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन जो 6 की पावर है, जैसे देखो दोस्तों 6 की पावर है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, देखो कर लो तो अभी पता चल जाएगा। अगर उसमें 5 आ जाएगा तो 0 पर समाप्त हो जाएगी भाई, ठीक है ना। ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक। मतलब इस प्रकार की संख्या जिसमें क्या होगा, ये वाले 2 × 5 की पावर n के रूप का होगी, ठीक। चलो 6 की पावर n का कर लो, 6 की पावर, एक मिनट, 6 की पावर n का कर लो, ठीक ना, करो। देखो 2 × इसको क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ठीक, 3 की पावर n। तो इसमें देखो 5 कहीं पर मिला, देख लो भाई, खुद आपके सामने ही है, 5 आया इसमें नहीं आया, ठीक ना। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n जो संख्या है 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस इतना ही है, ठीक। इसका अर्थात यहाँ पर लिख देना है आपको प्रॉपर लैंग्वेज में, अर्थात मतलब लिखो, यहाँ पर लिख दो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में
5 नहीं आ रहा है। ठीक, 5 नहीं आ रहा है, अतः ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक ना, क्लियर। जब नहीं आया तो सीधी सी बात है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन छोटा था। ठीक, आ जाता है कभी कभी, आ जाता है। ठीक ना, पूरा थ्योरी है इसमें, बस केवल आपके समझने का फर्क है। ठीक, चलिए कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। ठीक, चलो मिटा देता हूँ इसको भी पूरा। दोस्तों ये वन शॉट टाइप वीडियो, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। ठीक ना, आप लोग अपने बुक से मतलब मिलाते भी रहिए। ठीक, चलो अब लगभग इसमें दोस्तों आप लोगों का जो एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पर, चलो इसे भी बता देता हूँ। ठीक, चलो 6वां नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करना है कि यहाँ पर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, ये प्लस है और सब में इंटू है। ठीक, और एक और दे रखा है, एक और दिया है, क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का कुछ और दे रखा है, प्लस का 5, और कह रहा है कि ये जो दो संख्याएं दे रखी है भाज्य संख्या क्यों है। ठीक ना, ये चीज आपसे पूछा है। चलो भाज्य संख्याएं क्यों है इसको बता देते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों 13 है, यहाँ पर भी 13, यहाँ से 13 दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो 7 गुणा 11 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 गुणे 11। ठीक, प्लस यहाँ से 13 हट गया तो 1 बचा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया है 13, 7 गुणे 11 मतलब 77 हो गया। ठीक, 11 7 77, 1 जोड़ो 78। ठीक ना, ठीक, ये तो होगा ना, 13 तो कॉमन ले लिया, 7 गुणे 11, 11 7 77, 77 में 1 जोड़ो 78। ठीक, तो 13 गुणा 78 आया, यानी कि क्या आया यहाँ पर 13 गुणे 78 आया। ठीक ना, 13 गुणे 78। इसमें देखो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर प्लस में 5 है। ठीक, तो इसमें भी 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 7, 5 हट गया है तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का मतलब कुछ नहीं है प्लस। यहाँ पर क्या करो उसके बाद प्लस का देखो, मतलब 5 तो हट गया दोस्तों, तो 5 की जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 5 दे रखा है। देखो अब करो 3 गुना 6 6 चौक 24 और 24 और यहाँ पर 7 छंग 42। ठीक, 24 इंटू 42 प्लस 1। ठीक ना, तो इस प्रकार से अब देखो 24 और 42 का दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गुणा कर लो। ठीक ना, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ, 24 और 42 का सीधा गुणा करके ही आएगा क्या 24 42 का गुणा करने पर आएगा 1008। ठीक ना, तो 5 ये आएगा 1008 प्लस में 1 है तो 1, तो आएगा 5 गुणे 1009 है। ठीक, तो यहाँ पर 5 गुणे 1009 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 13 गुणे 78 आ रहा है। ठीक ना, देखो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, देखो 13 गुणे 78 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 गुणे 1009, यानी कि इसमें दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी क्या है दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, यानी कि क्या है इसमें एक के अलावा, मतलब जो संख्या एक होती है उसके भी अलावा इसके दो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। ठीक ना, दो क्या है, यहाँ पर भी दो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं और यहाँ पर भी क्या है दो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक ना, देखो मतलब संख्या जो आपकी एक होती है वो तो सबका अभाज्य गुणनखंड होती है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें 13 गुणे 78 है, यहाँ पर क्या है 5 गुणे 1009। ठीक ना, दो संख्याएं हैं, इन दोनों की क्या है अभाज्य गुणनखंड बन रही है। ठीक, तो जब दो संख्या आपस में मतलब कि यहाँ पर दिख ही रहा है साथ सामने सामने कि अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका बन रहा है, तो सीधी सी बात होगी कि यह संख्या क्या होगी भाज्य होगी। ठीक है, यानी कि विभाजित हो जाएंगी। ठीक, ये वाली संख्या 5 से हो जाएगी, नहीं तो 1009 से विभाजित हो जाएगी। ये इसमें क्या है 13 से हो जाएगा, 78 से हो जाएगा, और उससे कम भी मतलब 78 को तोड़ोगे तो भी और छोटी छोटी संख्याओं में टूट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से तो अतः ये संख्याएं क्या हो जाएंगी भाज्य हो जाएंगी। लास्ट में आपको लिख देना है अतः इसमें संख्या एक के अलावा दो और अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। ठीक ना, दो और भी अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या है भाज्य। ठीक, इतने चीज को लिख देना, बाकी यहाँ पर इतना करके फिनिश कर देना है। ठीक ना, क्लियर, ये भी हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका अब एक्सरसाइज और पार्ट 2 भाई खत्म हो गया। ठीक, काफी देर तक हम लोगों ने इसको किया, लेकिन एक बात है, ठीक एक बात है भाई, कोई भी क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया। ठीक ना, एक्सरसाइज 1.1 का
एंड 1.2 का। ठीक ठीक ना। चलो 1.3 की और दोस्तों हम लोग मूव कर लेते हैं। ठीक ना 1.3। ठीक हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज मतलब 2 एक्सरसाइज पूरा करते एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो। चलो भाई लगभग 1 घंटे 5 मिनट हो गए आप लोगों को यहाँ पर जुड़े हुए। ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग पहुँचे। ठीक ना। चलिए करते हैं आगे। ठीक और एक बात और है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर ले। ठीक ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ठीक इस प्रकार से वीडियो बनाने में। ठीक चलो एक्सरसाइज 1.3 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ। ठीक ना क्या मैंने लिया है यहाँ पर। चलो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक ना सिद्ध करना है। आपको बताया इसमें सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या। ठीक एक है √5 को रूट सिद्ध करो। ठीक ना यहाँ पर पहले कर देता हूँ क्वेश्चन प्रॉपर लिख ही देता हूँ। ठीक ना कोई जल्दी नहीं अपने को। लगभग 1.5 घंटे में दोस्तों पूरा हो जाएगा। ठीक ना सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय ठीक ये आपका क्वेश्चन है। ठीक ना चलो भाई सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्यारे मित्रों। ठीक ना इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसको आपको गौर से देखना है। ठीक ना घूर घूर कर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो इसे टकटकी लगाकर देखते ही रह जाओगे। ठीक ना चलो कराता हूँ सॉल्व। इसको देखना बहुत आसानी से। देखो सिद्ध करना है परिमेय संख्या। इसके अपोजिट सबसे पहले आप लोग मान लो परिमेय संख्या। ठीक मान लो कि √5 क्या है परिमेय संख्या। ठीक तो सबसे पहले चलो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना क्लियर। माना है, मानने में कोई कुछ नहीं जा रहा है। आप लोग कुछ भी मान सकते हो। ठीक आपके पास 1 रुपया नहीं है मान सकते हो कि मानो मेरे पास 1 करोड़ रुपया। ठीक मानने में भाई कुछ नहीं जाता है। कुछ भी मान लो। तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया माना कि √5 एक परिमेय संख्या। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक प्रॉपर भी यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब करने के लिए यही होता है। ठीक ना चलो भाई तो मान लिया आप लोगों ने कि √5 क्या है परिमेय संख्या। ठीक चलो √5 क्या है दोस्तों आप लोगों ने मान लिया यहाँ पर कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में होती है यानी p/q के रूप को आप उसको लिख सकते हो। ठीक ना लिखता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा √5 को आप लोग क्या लिख लो p/q के बराबर लिख सकते हो। ठीक ना p/q के बराबर लिख दो। p/q क्या है अंश बटे हर के रूप का है। ठीक क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है जो अंश बटे हर के रूप का होता है। ठीक ना तो ये p/q है। और यहाँ पर क्या है p और q क्या है पूर्णांक है। p व q 2 पूर्णांक है। ठीक ना इसे लिख दीजिए आपको p व q 2 पूर्णांक है। ठीक ना और जो दोस्तों क्यू है क्यू की वैल्यू आप कभी 0 नहीं ले सकते। ठीक ना क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो p/0 ठीक ना यानी समथिंग बटा 0 क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है यानी इसकी वैल्यू आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक ना अनंत हो जाता है हिंदी में बोलते हो। ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q ≠ 0। क्यू की वैल्यू आप लोग 0 नहीं लोगे। ठीक ना कभी भी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी इस कंडीशन में। ठीक चलो भाई अब एक काम करो इसका बटे एक करके दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो जानती होगी √5 का क्यू में करो तो हो जाएगा क्या √5 × q बराबर p एकम p। ठीक ना p हो जाएगा। चलो हो गया। अब दोस्तों एक काम करना है दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ठीक तो चलो यहाँ पर करो दोनों पक्षों का वर्ग। एक एक स्टेप याद करते हुए चलना है। दोनों पक्षों का वर्ग या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक ना इंग्लिश में लिख सकते हो भाई। चलो थोड़ा सा करते हैं। देखो p को पहले यहाँ पर p का स्क्वायर करो। तो p को दोस्तों यहाँ पर मैं काम करता हूँ p को आगे ले लेता हूँ। ठीक तो चलो p का स्क्वायर करो क्योंकि दोनों पक्षों को करना चाहिए। इसको आगे रखो चाहे पीछे रखो। ठीक ना p स्क्वायर बराबर देखो √5 q का स्क्वायर करना है। ठीक क्या होगा √5 × q का इसका दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक तो p स्क्वायर बराबर क्या जाएगा देखो √5 का। ठीक ना √5 का स्क्वायर करोगे तो केवल 5 आएगा। ठीक ना क्यों आएगा क्योंकि देखो √5 का मतलब क्या होता है दोस्तों देखो √5 का मतलब होता है 5 की पावर में 1/2। ठीक
और जब √5 का स्क्वायर करो यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो केवल 5 बचता है, ठीक। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करोगे तो केवल 5 बचेगा, क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, ठीक। तो पी स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, क्यू स्क्वायर, ठीक। चलो अगर दोस्तों यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो पी स्क्वायर बटे 5, ठीक। यानी कि क्या है दोस्तों, 5 क्या है यहाँ पर देखो, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक ना। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक ना, विभाजित कर रहा है। जब देखो दोस्तों, पी स्क्वायर को सीधे आपको दिख रहा है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक। जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो सीधा सीधा बात है, पी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। तो पी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक ना, पी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। यहाँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक ना, एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, ठीक। चलो एकदम एंड पॉइंट पर दोस्तों हम लोग लिख रहे हैं इस टाइम पर, ठीक ना। चलो क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, सो हो रहा है बराबर। चलो इतना समझे। जब देखो पी स्क्वायर को 5 विभाजित करा तो जाहिर सी बात है, ठीक, कि पी को भी 5 विभाजित ही करेगा, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर पी के जगह पर मान लो अगर 25 5 ले लो, ठीक ना, 5 ले लो, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, 25 को 5 विभाजित कर देगा, ठीक। तो 25 को जब 5 विभाजित किया, ठीक ना, तो पी के जगह पर 5 लिया था तो अब 5 का स्क्वायर मत करो, केवल पी लो, पी की जगह पर 5 आएगा तो 5/5, तो ठीक ना, तो 5/5 मतलब 1 आया, तो यानी कि पी को भी यानी 5 को भी 5 विभाजित कर दिया, ठीक। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक ना। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ो आगे। देखो यहाँ पर क्या था, पी स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर है ना, अब पी बराबर कुछ आपको यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, ठीक है, लाइन कर देता हूँ, ठीक। चलो बॉर्डर आपस में साझा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों पी बराबर आपको कुछ मान लेना है यहाँ पर, ठीक ना, पी बराबर कुछ मान लो, मान लेता हूँ मैं पी बराबर 5c मान लेता हूँ, ठीक ना। जहाँ पर पी होगा वहाँ पर आपको 5c रखना होगा, ठीक ना, ठीक। चलो पी बराबर आपको 5c रखो, तो देखो यहाँ पर पी स्क्वायर है ना, तो पी की जगह पर रखोगे 5c, तो यहाँ पर रहेगा 5c का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पी का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 5q स्क्वायर होगा, ठीक ना। होल स्क्वायर नहीं, केवल q का स्क्वायर है, ठीक ना। चलो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यहाँ पर c स्क्वायर बराबर क्या आया है, यहाँ पर 5q स्क्वायर, ठीक ना। अब 5 से काट तो 5 का 5 50 25, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकला 5c स्क्वायर बराबर क्या निकला दोस्तों, q स्क्वायर, ठीक। अब c स्क्वायर बराबर निकालो थोड़ा सा, तो 5 इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो q स्क्वायर बटे 5, ठीक ना। ओहो क्या देखने को मिल रहा है भाई, देखो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 पूर्णांक थे, एक पी था एक क्यू था, समझे, एक पी था एक क्यू था। तो पी को तो भाई 5 ने विभाजित करा, देखो पी को 5 विभाजित करा, तो चलो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तो पी को 5 विभाजित करा तो कोई बात नहीं है। अब क्यू को देख लेते हैं कि क्यू को 5 विभाजित करेगा या नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर देखो भाई क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर मतलब क्यू को भी 5 ने विभाजित कर दिया, समझो बात समझो। यहाँ पर पी को 5 विभाजित कर रहा था, यानी पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, तो हमने कहा पी को भी 5 विभाजित कर देगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। सेम उसी प्रकार से क्यू को भी 5 विभाजित कर देगा, देखिए यहाँ पर कर ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक ना। क्यू स्क्वायर को क्या है 5 विभाजित कर रहा है, अर्थात क्या होगा, अर्थात क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, समझे क्या, यहाँ तक समझे, समझ ही गए होंगे, ठीक। यहाँ पर देखो P को भी 5 विभाजित कर रहा था, Q को भी 5 विभाजित कर रहा था, ठीक। यानी कि P और Q में मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 मिल रहा है, ठीक ना। देखो P को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, Q को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो अर्थात P व Q में, ठीक ना,
मैं 1 मिनट बैठ कर देख लेता हूँ, लिखने में आसानी रहेगी, ठीक कि नहीं रहेगी। ठीक, यहाँ पर बैठ लिखता हूँ, ठीक ना। अर्थात पी व क्यू में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में 5 है, ठीक ना, क्योंकि दोनों को 5 विभाजित करा है। अतः पी व क्यू में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक ना। पी व क्यू में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने हम लोगों ने सोचा था, क्या सोचा था, मतलब माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक ना। जब परमेय संख्या था, इसका मतलब सीधे सीधा मतलब ये होना था कि एक के अलावा कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, ठीक। लेकिन देखो इसमें 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है, ठीक। मतलब बात को समझो, जब हम लोगों ने माना था एक परमेय संख्या है, जिसमें एक मतलब संख्या एक के अलावा कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मानो, यहाँ पर मतलब लिख भी दो, यहाँ पर एक के अलावा 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, ठीक ना। एक के अलावा 5 भी मिल रहा है, ठीक, क्योंकि 5 भाई विभाजित कर रहा है, ठीक ना, सामने सामने दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक देना, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक। अतः हमें इस सब चीजों को, मतलब जो लिख रहा हूँ, इस सब चीजों को आपको रट्टा मार के रखना है, ठीक है। अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना, कि हमारी कल्पना, मतलब कल्पना क्या थी, हम लोगों ने माना था कि √5 परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या नहीं हुआ, ठीक ना। अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √5 क्या होता है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो ये चीज आपको प्रूव करना था कि √5 एक परमेय संख्या है, तो मैंने प्रॉपर बता दिया, ठीक। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक ना, ले लीजिए, ठीक हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर देखो, मैंने बताया सबसे पहले आपको इसके अपोजिट जो इस्तेमाल लेना है कि ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर q ≠ 0 है, p और q क्या है, 2 इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए दोनों बच्चों को स्क्वायर करने पर p स्क्वायर को 5 यहाँ पर विभाजित कर रहा था, ठीक है। p स्क्वायर यहाँ पर 5 विभाजित कर रहा था, तो हम लोगों ने कहा p को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, p बराबर यहाँ पर फिर हम लोगों ने चेक किया, चलो देखते हैं q को भी 5 विभाजित तो कहीं नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया तो q को भी 5 विभाजित कर रहा था यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, नहीं q को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर जब हम लोगों ने माना था कि हम लोग सोचा कि चलो माना है कि परमेय संख्या है तो चेक कर लेते हैं, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक के अलावा, नहीं संख्या एक के अलावा 5 भी इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, ठीक। तो यहाँ पर हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत साबित हुई, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने सोचा था ये सीधा साधा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, गलत हुआ भाई। ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है लास्ट में, ठीक हो गया। ये भी चलो हो गया दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर बराबर शो हो रहा है, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ पीछे घूम कर, ठीक है। चलो सब चीज अच्छी है, ठीक है। हो गया दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक। चलो इसी प्रकार के एक और इंपॉर्टेंट है, इसको भी करा देता हूँ, ठीक। बाकी अब 10-15 मिनट क्लासेस और चलेंगी आप लोगों की, ठीक ना, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुमान बोल रहा है यहाँ पर, ठीक। चलो एक और है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक। बस इसमें 2-3 प्रकार के बनते हैं, ठीक ना, लगभग इसी प्रकार का है। सबसे ज्यादा जो लेंदी लगता है ये वाला लगता है, ठीक ना, इससे बड़ा कोई नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको लिया था, पहले ही कराया आपको। चलो एक और है, एक क्या है आपका, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ,
दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या है यहाँ पर, दूसरा है क्या है, 3+2√5। सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मैं सिद्ध करना है। तो जैसे पहले में क्या था, सेम वही चीज करिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, 3+2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पर आपको वही काम करना है। सेम माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 3+2√5 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, तो जाहिर सी बात है, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक ना, चलो डिनोट करो। तो 3+2√5 को आप लोग क्या कर सकते हो, P/Q के रूप में ले सकते हो। ठीक ना, P/Q के रूप में लिख सकते हो। जहाँ पर मैंने बताया था P/Q क्या है, P/Q 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। Q क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, चलो अब 3 को दोस्तों इस साइड भेज लो। ठीक, तो हो जाएगा, ठीक है, 2√5 बराबर P/Q -3। P/Q एक मिनट P/Q -3। ठीक ना, यहाँ पर आपको रोक देना है। चलो देखो, अब यहाँ पर मैं जो बताऊंगा उसको केवल आपको लिख देना है। ठीक ना, बाकी मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों। ठीक, क्या आपको पता, लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। ठीक ना, अपने को यहाँ पर मैं बताऊंगा उसी चीज को लिख देना है प्रॉपर। ठीक है, फिर समझ ही लीजिए। ठीक ना, चलो देखो दोस्तों, अगर इसको याद रख लेना, कभी भी आपके लाइफ टाइम तक काम देगा। किसी भी परिमेय संख्या से अगर कोई भी संख्या घटाई जाती है, ठीक है, मतलब जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए, तो क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक ना, क्लियर। देखो P/Q परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से कोई भी संख्या अगर घटा दो, ठीक है, बटे करके अगर इसको माइनस कर दो, ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो देखो दाहिने पक्ष में यानी RHS में आपको परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, तो बाएं पक्ष को भी परिमेय संख्या मिलनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर अर्थ P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, एक क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। तो 2√5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए। तो 2√5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक ना, क्या है मैंने बताया क्या, अगर ये दाहिना पक्ष यानी RHS अगर 2√5 मतलब P/Q -3 अगर एक परिमेय संख्या है, तो 2√5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, यहाँ पर लिख देना है, लेकिन यहाँ पर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी एक गलत कल्पना थी, अर्थात 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक, मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको सेंस तो समझा ही दिया भाई। ठीक ना, क्या बताया क्या, देखिए P/Q -3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना, क्लियर। P/Q -3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो 2√5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक ना, तो ये देखा, 2√5 को परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है भाई। √5 क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, आपको हमेशा पता है। अपरिमेय में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो अपरिमेय ही निकलेगा। ठीक, तो लिख देना लास्ट में, अर्थात 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो ये भी हो गया। चलो लास्ट अब हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक ना, आपकी एक्सरसाइज 1.4 लास्ट है। ठीक, परिमेय वाला मैटर सॉल्व हो गया। ठीक ना, लास्ट एक्सरसाइज 5 मिनट की एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत छोटा है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस चल रहे हैं। ठीक, चलो 1.4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
चलो देखो दोस्तों, इसमें हमें कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसमें हमसे कह रहा है कि जैसे आपको एक संख्या दी है, इसमें बताना है, जैसे एक दिया है 13/31/25, 13/31 मल्टीप्लाइड बाई, ओके ओहो 31/25 है, ठीक ना, 31/25 है, ठीक। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी परिवर्तन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि भाग नहीं देना है आपको, ठीक ना। जैसे 31/25 से आपको 13 को भाग दो, ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया इसमें बोल रखा है, ठीक। बताइए कि इसका जो होगा मतलब कह रहा है कि दशमलव प्रसार, ठीक, मतलब जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक ना। इतना चीज हमको बताना है। इसको करने के लिए सबसे पहले एक काम करना है आपको, 31/25 जैसे दे रखा है, ठीक है, 31/25 जो दे रखा है इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है 31/25 का। अगर आपको क्या है 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का देखने को मिल जाए, ठीक ना। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का मतलब बटे हर वाले में देखने को मिले तो उस कंडीशन में आप लोग बोलोगे कि ये शांत आवर्ती है, ठीक ना, शांत आवर्ती है, ठीक। अगर नहीं मिलता है इस प्रकार से तो आप लोग क्या बोलोगे, अशांत आवर्ती है, ठीक। तो चलो इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फटाक से, ठीक ना। एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, ठीक ना। तो चलो इसको करते हैं। ये 31/25 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले आप लोग कर लो, ठीक ना। तो चलो 31/25 का कर लेते हैं, ठीक। चलो 31/25 का करो तो दो पहले इसको देखो, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 1 31, 22 और 5 चौके 20, 2 22, 50 25, ठीक है, 645। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 1 6 14, 5 9 10, 4 14, 5 9 45, ठीक। 3 से काटो, 3 4 12, 3 3 9, एक मिनट 5 से काटा, 5 छक्का 30, 1 31 आया ना, 1 31 12 हुआ और 12 हुआ तो 5 दूना 10, ठीक ना, 5 दूना 10 यहाँ पर 2 होगा मित्रों, ठीक। फिर 625 है, ठीक। अब 5 से काटा, 5 एकम 5, 1 6 12, फिर 12, फिर 5 दूना 10, 2 12, फिर 50 25, 125 होगा, ठीक। वही मैं सोच रहा था कैसे 129 आ गया भाई यहाँ पर 125, ठीक। फिर 5 से काटना है, फिर से यहाँ से 5 से आपको काटना है, 5 से काटो, फिर 5 दूना 10, 2 12, 50 25, ठीक। 25 आया, फिर 5 से कट ही जाएगा, 50 25, फिर 5 से आया, 5 एकम 5, ठीक। तो देखो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहा है, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है 5 गुणे 5, कितने बार, 1 2 3 4 5 बार है, 3 4 गुणे 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1 2 3 4 5 बार है तो 5 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक। तो 31/25 बराबर क्या निकला है, 5 की पावर 5, ठीक ना। ये चीज निकल रहा है 5 की पावर 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर 5 है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, 13/31/25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू मतलब 5 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना दोस्तों, मैंने बताया अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर हर में बन जाता है, ठीक ना, अंश बटे हर है तो हर में अगर बन जाता है उस कंडीशन में आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक, शांत होगा। अगर नहीं बनता है तो अशांत होगा, ठीक। तो देखो 5 की पावर m यानी 5 की पावर m, तो ये मतलब m की वैल्यू 5 है, यानी 5 की पावर m तो बन रहा है, लेकिन 2 की पावर n नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप करो क्या, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऊपर नीचे सेम है, ठीक, तो आपस में कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपको, 2 गुना 4 और मतलब 4 गुणे 13 हो जाएगा, ऊपर 4 गुना 13 और नीचे क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, ठीक। तो यहाँ पर देखो नीचे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बन गया, देखो ये बन चुका है कि नहीं, बन गया ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का, ठीक। इसका मतलब क्या है, यह यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको मैंने यहाँ पर बना दिया ना खुद से, अगर यहाँ पर 5 की पावर जैसे यहाँ पर दिख गया तो मैंने 2 तो बना दिया, ठीक। अगर यहाँ पर 7 गुणा 13 या फिर 7 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 4 गुणा
9 ऐसा कुछ होता, ठीक, तो वहाँ पर नहीं बनता। तो वहाँ पर ऐसा कुछ करने से कोई सेंस ही नहीं था, ठीक। जब मैंने यहाँ पर देखा 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर m दिख रहा है, तो 2 की पावर n बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अगर कहीं पर आपको 2 की पावर n दिखता है तो वहाँ पर 5 की पावर m आप लोग बना लेते, ठीक, ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक। तो इस प्रकार कर देते हो तो ये आपके मतलब नियम में होता है, ठीक, नियम के खिलाफ नहीं है, नियम के अंदर ही है, ठीक। तो यहाँ पर आपके वहाँ पर भी दे भी रखा है, ठीक, आप लोगों ने नियम पढ़ा भी होगा। ओके, तो यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। 2 की पावर n टू 5 की पावर m का रूप का हो गया, तो इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, इसका शांत हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों। एक्सरसाइज 1.4 में केवल इसी प्रकार का दे रखा है, ठीक ना। अगर ऐसा आ जाता है तो शांत बोल दोगे, अगर मतलब नीचे नहीं आता है तो उसको अशांत बोल दोगे, ठीक। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 में यही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ आगे है नहीं, ठीक ना। हो गया दोस्तों आप लोगों का आसानी से एक्सरसाइज 1.1 से आप लोगों ने स्टार्ट किया, एक्सरसाइज 1 किया, 1.1 किया, 1.2 किया, 3 किया, 4 किया, ठीक ना। तो सभी चीज़ अगर जिन बच्चों ने यहाँ तक लास्ट तक देखा है तो मतलब मेरे को ऐसा आशा है उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग अपने एग्जाम के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे अगर आप लोगों को एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। ओके, लगभग 1.5 घंटे हो गए, मेरी बात इधर उधर हो जा रही है, ठीक ना। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और किस चैप्टर का आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक, आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स से संबंधित, ठीक ना। बाकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अर्थात साइंस से बोलो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग बताना, उस पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। बाकी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो मैंने इतनी लंबी बना दी, आप लोगों को पूरा देख लेना, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।